में रामापा टेम्पल तेलंगाना। अभी 2-3 दिन पहले दीपावली पर्व को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषणा किया गया है ना, कि लोग यहाँ बहुत अच्छा मकान सजाता है, इसलिए बाहर के लोग दीपावली के त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। देखो, पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होता था। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में, नालंदा जिसको तुम लोग देखने के लिए आए हो, और विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में, यानी 2 बिहार में 1 पाकिस्तान में होती थी। तो तक्षशिला से जो रिलेटेड लोग थे उनमें से चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि और पाणिनि, ये सारे लोग तक्षशिला से रिलेटेड लोग थे। और तक्षशिला जो था वो प्राइवेट स्कूल था, जहाँ की छात्रों को ट्यूशन फीस देना पड़ता था, है ना। जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो था गवर्नमेंट स्कूल था, यहाँ छात्रों को ट्यूशन फीस तो नहीं देना पड़ता था, लेकिन गेट कीपर के परीक्षा में पास होना अनिवार्य होता था। जो भी छात्र गेट कीपर के एंट्रेंस टेस्ट में पास होते थे, उसका अंदर में रहना, पढ़ना, खाना पीना, किताब, कॉपी, डेस्क मटेरियल, सारी चीज़ें राजा के द्वारा फ्री उपलब्ध कराई जाती थी। तक्षशिला का जो सब्जेक्ट होता था, युद्ध विद्या, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, आर्मी में जो पढ़ाया जाता है युद्ध विद्या, हाँ, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट को तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। जबकि नालंदा का जो सब्जेक्ट था, बुद्धिज़्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, ये सब्जेक्ट को नालंदा में पढ़ाया जाता था। नालंदा के जो मेन एस्ट्रोलॉगर थे आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरे विश्व को 0 दिया था, डेसिमल दिया था, पाई का फार्मूला दिया था। पटना में एक खगोल जगह है, मसौढ़ी में एक तारंगना जगह है, जहाँ की आर्यभट्ट का वेधशाला हुआ करता था, जहाँ से वो ग्रह, नक्षत्र, तारा की गतिविधि का अध्ययन करते थे। तो तक्षशिला जो है ना, हून लोगों के आक्रमण में नष्ट हुआ। हून जो थे ना, हंगरी और मंगोलिया की एक बर्बन जनजाति थी, जिसके आक्रमण से रक्षा के लिए चीन ने भी अपने विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नष्ट हुआ। बख्तियार खिलजी मूलतः तुर्क के निवासी थे। अफ़गानिस्तान के भी एक छोटे भूभाग पर उनका शासन हुआ करता था। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना है, एक नालम, दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल, ये ज्ञान का प्रतीक है। दा का मतलब होता है ना दान करना, यानी वैसा स्थान जो हमें ज्ञानदान देता है, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। दूसरा राइटर इसको दूसरे तरह से भी लिखा है, नालम ददाति इति नालदा, यानी जहाँ ज्ञान का अंत न हो, जहाँ से अंतहीन ज्ञान मिलता हो, उस स्थान को भी नालंदा कहा गया है। गुहा, और इसका स्थापना कुमारगुप्त राजा ने किया था 413 से 455 ईस्वी में। यानी जो बिल्डिंग अभी तुम लोग देखोगे वो 1600 साल पुराना बिल्डिंग है। कुमारगुप्त जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे होते थे। भारतीय इतिहास में ना 3 चंद्रगुप्त हुए, एक मौर्य पीरियड में और 2 गुप्त पीरियड में। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक, उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना 320 ईस्वी पूर्व में किया था। जबकि गुप्त काल में भी 2 चंद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त प्रथम को हम श्रीगुप्त के नाम से जानते हैं, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उनके बेटे कुमारगुप्त ने ये बिल्डिंग 413 में बनवाई थी ईस्वी में। जब उन्होंने इसका स्थापना किया, जो एरिया लिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ है, जो सिर्फ ये बुद्ध धर्म का कॉलेज है। योगा कॉलेज उस समय अलग थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग थे, मेडिकल कॉलेज अलग थे। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरीचा गांव में विद्यालय के छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं। बड़े पार्ट यहाँ है जिसे आप देखने के लिए आए हैं। उस समय यहाँ छात्रों की संख्या 10,000, प्रोफेसर 2,000। शिक्षा पद्धति बड़े क्लासरूम नहीं होते थे, पेड़ के छांव में बीच में गुरुजी, उनके चारों तरफ छात्र, है ना। जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों में गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई होता था। आज भी जो हमारा शांति निकेतन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्कूल है,
वहाँ भी पेड़ के छाँव में पढ़ाई होती है। यहाँ का जो सब्जेक्ट होता था बुद्धिज़्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल उस समय ना हर्बल होता था, आयुर्वेद, भाषा पाली होती थी। ये सब विद्यालय का मेन सब्जेक्ट होता था। यहाँ के जो प्रोफेसर थे उनमें से नागार्जुन आंध्र के गुंटूर के रहने वाले थे, शीलभद्र पश्चिम बंगाल बीरभूम से थे, आतिश दीपंकर ढाका विक्रमपुर से थे, पदम संभव सियात वैली मुजफ्फराबाद से थे, असंग और बसुबंधु पेशावर से थे। 7 अखंड भारत का पाठ होता था। विद्यालय के संचालन के लिए गुप्त राजा लोग 200 गांव का टैक्स डोनेट करते थे, दान में देते थे। आज का इंडोनेशिया जो उस समय सुमात्रा के नाम से जाना जाता था, उसका राजा बालपुत्र देव, आज का श्रीलंका जो उस समय सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था, उसका राजा पुनवर्मा विद्यालय के संचालन के लिए काफ़ी मात्रा में पैसे दान में देते थे। विद्यालय के अंदर 3 लाइब्रेरी होती, 3 लाइब्रेरी थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा रत्न दधी और तीसरा रत्न रंजक। किताबें उस समय ना ताड़ पत्ते की बनती थी, भोज पत्ते की। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, पेपरिश घास से। यहाँ तो पोथी तैयार होता था। तो रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें कि 90 लाख पुस्तक होते थे। जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ आग लगाई थी, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। उसके बिल्डिंग को आर्कियोलॉजी पहचान नहीं कर पाया है कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग कहाँ था। सिर्फ ह्वेनसंग की किताबों में उनका वर्णन मिला है। जलने का वर्णन मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबकात-ए-नासरी में मिला है। मिनहाजुद्दीन सिराज एक राइटर थे जो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। उनके जाने के बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रह गए। उसी तरह से मेगास्थनीज भी एक राइटर था जो सिकंदर के साथ आया था। सिकंदर के जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रह गए थे। जब सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का वैवाहिक संबंध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, वो पाटलिपुत्र आ गए थे। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था इंडिका, जिससे उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। उसी तरह से मिनहाजुद्दीन सिराज जो किताब लिखा है उसमें नालंदा के जलने का वर्णन मिलता है। तबकात-ए-नासरी उस किताब का नाम। छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया कठिन होता था। गेट कीपर जो है छात्रों का एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते थे। उनके परीक्षा में केवल 10% छात्र जो पास होते थे उसका अंदर एडमिशन होता था। 90% छात्र जो गेट कीपर के टेस्ट में फेल हो जाते थे गेट के बाहर से ही घर लौट जाते थे। आप सोचो कि जिस विश्वविद्यालय का गेट कीपर इतना स्कॉलर हो, वहाँ का प्रोफेसर और प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। नष्ट होने का जो कारण था, गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था। करेंसी उस समय स्वर्ण मुद्रा होती थी, जिसको हम करसापन और पन के नाम से जानते हैं। अभी रुपया पैसा बोलते हैं ना। गुप्तकालीन सिक्के में एक आदमी को धनुष की आकृति लेके दिखाया गया है ना। जबकि अंग्रेज़ों के समय में जो चांदी के सिक्के होते थे उसमें या तो रानी विक्टोरिया का हेड होता था या जॉर्ज पंचम का हेड होता था। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आया था। 1192 नतराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए। फिर मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी ने देश के विभिन्न भागों में लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने पूर्वोत्तर भारत। इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा बख्तियार खिलजी आए थे। यहाँ से 51 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ उनका सैनिक शिविर होता था। दिन में लूटपाट करते थे, रात को अपने शिविर में सोने के लिए पहुँच जाते थे। जब उनको ये पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, बख्तियार खिलजी यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आए। राहुल श्रीभद्र उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मेडिकल साइंस के। उससे उन्होंने बताया कि आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। राहुल श्रीभद्र जो है ना, कुरान के पन्ने पे जड़ी बूटी का लेप लगा दिए। वो लोग पन्ने को ऐसे पलटी मारते हैं ना, दवा हाथ के सहारे उनके मुंह में गया, उनका रोग ठीक हुआ। उन्होंने सोचा जब तक इतने स्कॉलर लोग रहेंगे इन पर शासन करना भी मुश्किल होगा। नालंदा को उन्होंने 1198, विक्रमशिला को 1200 AD में नष्ट किया। नष्ट होने के बाद विद्यालय वैसे मिट्टी का पहाड़ बना हुआ, हरा घास का टीला देख रहा हो,
इधर भी टीला दिखाई दे रहा है, ऐसे टीला दिख रहा है, इधर भी है ना टीला दिख रहा है ना। उसके बाद कोई साहित्य नहीं मिलती है जो नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। वेनसांग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आया था 629, वापस गया था 645। उनकी बहुत सारी किताबें चीन में मिली। उनका एक किताब था सीयू की, मतलब होता है भारत यात्रा वृत्तांत। उस किताब का जब अध्ययन किया ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस पूरे एरिया को खोद करके बाहर निकाला 1915 से 37 में। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ज़मीन खोद खोद है, जब पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रेल लाइन बिछने लगा, ज़मीन के नीचे से बहुत सारी ईंटें निकल करके आई। उधर में रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने इंटरेस्ट लिया, जबकि इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो भी आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हैं सबको लाइट में लाने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। नहीं, अब देखो ये जो बिल्डिंग तुम लोग देखोगे 1600 साल पुराना है, लेकिन सामने का बड़ा बिल्डिंग 2600 साल पुराना है। 600 ईस्वी पूर्व जिस समय भगवान बुद्ध यहाँ जिंदा होते थे, बौद्ध साहित्य ये लिखता है पूरा एरिया उस समय आम का बगीचा होता था। आम के बगीचे में एक गांव था, नालक गांव, जहां बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र का जन्म हुआ था। सारीपुत्र, मोगलायन, आनंद, उपाली सभी बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। सारीपुत्र जब बुद्ध के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म में एंट्री हुए, उस समय तक जितना भी लोग बौद्ध धर्म में एंट्री हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा तेज तरार शिष्य बुद्ध को सारीपुत्र समझ में आया। जैसे तुम लोग के क्लास में क्लास टीचर मॉनिटर बनाते हैं, बुद्ध ने भी सारीपुत्र को धर्म सेनापति बना दिया। सेनापति क्या काम करता है? राज का रक्षा करते हुए राज का विस्तार करता है। ये धर्म सेनापति ने भी धर्म का रक्षा करते हुए धर्म के विस्तार के लिए आम के बगीचे में एक आश्रम व्यवस्था की स्थापना कर दी, जहाँ छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहते थे, पेड़ के छांव में शिक्षा लेते थे। वो अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। ये परंपरा 600 BC से 413 AD यानी 1000 साल तक यहाँ पर इंक्रीज होते रहा, बढ़ते रहा। ये 1000 साल में यहाँ पर 2000 मिट्टी का झोपड़ी तैयार हो गया। हर झोपड़ी में एक प्रोफेसर, 5 छात्र, यानी जब 2000 झोपड़ी में 2000 प्रोफेसर और 10,000 छात्र हो गए। 413 ईस्वी में कुमारगुप्त राजा बना। उन्होंने देखा यहाँ पहले से बहुत सारे लोग शैक्षणिक कार्यों में संलग्न हैं। उसने आश्रम व्यवस्था को बदल दिया बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में। उनका मिट्टी का झोपड़ी हटा करके कुमारगुप्त ने पक्का बिल्डिंग तैयार किया। छात्र जो भिक्षाटन कर रहे थे उनकी समाप्ति के लिए उन्होंने 200 गांव का टैक्स दान में देना शुरू कर दिया।